हाथ में बंदूक और गोदी मीडिया के हाथ में माइक, दोनों ही बहुत घातक हैं। गोदी ये इजराइल को मान्यता नहीं देता था, कहता था इजराइल कोई देश ही नहीं है। और इसकी हद थेथरई देखिए, इसने अपने पासपोर्ट में बाकायदे लिखवाया था कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के वर्ल्ड के लिए ये वैलिड है एक्सेप्ट इजराइल, इजराइल को छोड़ के, क्योंकि हम इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, जुबान पर काबू रखे पाकिस्तान। मुनीर, शहबाज और बिलावल ने दी थी भारत को गीदड़ भभकी। भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर इस तरह की बयानबाजी जारी रही तो पछताने वाले परिणाम हो सकते हैं। जनरल सिन्हा, और भारत बहुत मुंह चलाता नहीं है, बोलता है और उसके बाद कर देता है। ये जो मुंह चला रहे हैं, मुझको लगता है बहुत जल्दी इनको ये मुंह चलाना बहुत भारी पड़ेगा। आसिम मुनीर जो आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इससे पहले आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं सर, उन्हें पता है कि दुनिया में कौन सी प्लेस को कब यूज करना है। उनको पता है कि अगर मैं अमेरिका की धरती से कुछ भी बोलूंगा तो इसको पूरी दुनिया सुनेगी सर। मुझे तो सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से होता है सिद्धार्थ कि अगर पहली रात को आपके जितने भी हवाई जहाज गिरे, सीडीएस चौहान ने जो भी कहा, 3, 4, 5 जो भी नंबर है, उसको गिरने के बाद, उनके गिरने के बाद भी आपने क्या किया है? आपने सिर्फ पाकिस्तान के टेरर साइट्स को गिराया, हमला किया। आपने पाकिस्तान का कोई मिलिट्री नुकसान नहीं किया है। इसमें कोई शक नहीं, खालिस्तान आजादी के बहुत करीब है। साथ इसकी इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि भारत 6-7 कॉलोनियों में तकसीम हो जाएगा। जो हिस्सा चीन के साथ होगा, चीन की कॉलोनी में शामिल होगा। पाकिस्तान का पड़ोसी पाकिस्तान से, जबकि बांग्लादेश वाला बंगाली, बाकी कोई रूस और कोई अमेरिका के साथ होंगे। भारतीय बिल्कुल बावले हो चुके हैं और इनकी टांगे कांपना चेक करें जरा। 3 माह पहले ये पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं थे और अब खौफ से थर थर कांप रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ खुद डीजी आईएसआई रह चुके हैं, उन्हें मालूम है कि कब और कहां क्या बोलना है। जनरल आसिम मुनीर ने भारत को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को तबाह करने की सख्त वार्निंग दे डाली है। जनरल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया है कि वो पाकिस्तान की सलामती के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब्दाली मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर है। गजनवी जो मिसाइल है 300 किलोमीटर, गौरी मिसाइल की 1250 किलोमीटर, बाबर 1 मिसाइल की 450 किलोमीटर, बाबर 2 की 900 किलोमीटर और शाहीन 3 की मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। हमने उनकी सारी मिसाइलों की रेंज आपके सामने रख दी है। देखिए 15 अगस्त के पहले दोनों ही देशों में अगर आप देखिए तो सरहद पर तनाव है, तैयारी पूरी है। भारतीय सेना ने भी अपने तमाम सरहद पर ड्रिल्स किए हैं। उधर पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है, 14 अगस्त के जस्ट पहले वो रॉकेट फोर्स का ऐलान कर देता है। वहीं उनकी पूरी मिसाइलें और उनकी क्षमता हमने आपको दिखा दी है। हालांकि इस रॉकेट फोर्स को जो मिसाइलें दी गई हैं उनके नाम भी भारत के लोगों को जरूर देखने चाहिए। नाम क्या क्या है? अब्दाली, गौरी, गजनवी और बाबर। ये सारे वही मुस्लिम आक्रमणकारी हैं जिन्होंने भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन्हें लूटा और भारत का दमन किया, लेकिन पाकिस्तान इन्हें अपना हीरो मानता है। सबसे पहले हम अहमद शाह अब्दाली की बात करते हैं। अफगान लुटेरा था ये, अफगान लुटेरा। भारत पर कई बार हमला किया और शायद यही वो तमगा है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने एक अफगानी लुटेरे का नाम पाकिस्तान में बनने की मिसाइल का नाम रख दिया। अगला गौरी, मोहम्मद गौरी, भारत पर कई बार हमला करने वाला यही वो तबका है जिसकी वजह से शायद एक और मिसाइल का नाम गौरी रख दिया। तो कुल मिलाकर उनकी मानसिकता इन नामों के चयन से दिखती है। महमूद गजनवी, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तो उसका नाम तो सीने से लगाना ही था। सोमनाथ मंदिर पर हमला करने वाला महमूद गजनवी, भारत की संपत्ति लूटने वाला। ऐसे लुटेरों, चोरों, हमलावरों को जब वो भारत का हिस्सा थे, उसके बाद अलग होने के बाद उन्हीं को अपना हीरो बना बैठा और उन्हीं के नाम पर मिसाइलें रख दी। इसी के साथ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, 16वीं सदी में भारत पर आक्रमण, अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई थी। इस बात पर सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे। मुझे तो सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से होता है सिद्धार्थ कि अगर पहली रात को आपके जितने भी हवाई जहाज गिरे, सीडीएस चौहान ने जो भी कहा, 3, 4, 5 जो भी नंबर है, उसको गिरने के बाद, उनके गिरने के बाद भी आपने क्या किया है? आपने सिर्फ पाकिस्तान के टेरर साइट्स को गिराया,
हमला किया, आपने पाकिस्तान का कोई मिलिट्री नुकसान नहीं किया है, आप फिर जाके पाकिस्तान से आधे घंटे बाद बोल रहे हैं कि चलो बस डीएस्केलेशन करो। जबकि आपके जहाज गिर चुके हैं, आपके जहाज आपके एयर स्पेस में गिरे हैं। और सिद्धार्थ, दूसरी चीज समझने वाली है, लोग भूल जाते हैं एक स्टैटिक एयरबेस हिट करना और एक मूविंग मिलिट्री टारगेट हिट करने में बहुत फर्क है। मूविंग मिलिट्री टारगेट आपके एयर स्पेस में, आपके इलाके में पाकिस्तान गिरा रहा है, उसके आधे घंटे बाद जाके आप बोल रहे हैं कि नहीं साहब खत्म कीजिए, बात खत्म हो गई। ये किस तरह की रणनीति है, ये किस तरह की राजनीति है, ये किस तरह का नेतृत्व है? आसिम मुनीर जो आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इससे पहले आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं सर, उन्हें पता है कि दुनिया में कौन सी प्लेस को कब यूज करना है। उनको पता है कि अगर मैं अमेरिका की धरती से कुछ भी बोलूंगा तो इसको पूरी दुनिया सुनेगी सर, पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज करेगी। आसिम मुनीर ने एक वर्ड बोला, इसको आप साइकोलॉजिकल गेम समझ लीजिए पूरी दुनिया के ऊपर। आसिम मुनीर ने सिर्फ थ्रेट इंडिया को ही नहीं दिया सर, इनडायरेक्ट तरीके से आसिम मुनीर ने अमेरिका को भी ये बोला सर, अगर हम बर्बाद हुए तो दुनिया को ले डूबेंगे। उसने अमेरिका की धरती का सही यूज किया, लेकिन ट्रंप या सीआईए ने कभी नहीं सोचा कि आसिम मुनीर अमेरिका की धरती को कैसे यूज करेंगे। उसने अमेरिका को बोला है कि अगर हम बर्बाद हुए तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। तो आसिम मुनीर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का भला सिर्फ मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान की भलाई के लिए मैं किसी भी स्टेप तक जा सकता हूँ, पाकिस्तान की भलाई के लिए मैं अमेरिका तक को थ्रेट दे सकता हूँ। आईएसआई ने पूरा का पूरा एनालाइज किया होगा कि इन शब्दों का दुनिया में क्या रिएक्शन होगा, और रिएक्शन हुआ सर। तो आईएसआई को कहीं ना कहीं तो पता चला कि आईएसआई अमेरिका कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका को भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से थ्रेट है। आज जो न्यूक्लियर वेपन है सर वो 250 KT के हैं सर, आप मेरी बात समझ रहे हो सर। तो आसिम मुनीर ने गलत नहीं बोला कि वो आधी दुनिया को ले जाएंगे करके। 1945 के समथिंग उस टाइम का न्यूक्लियर और आज के न्यूक्लियर में धरती और आसमान का फर्क है। इंडिया ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, 5-7 ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿ ਕੋਈ ਰੂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼। ਦੇਖੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਸਿੰਕ ਨਾਓ, ਇੰਡੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਗਾਉਨ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਔਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਮੈਪ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, इंडिया इज नो मोर। एक चीज देख के चलिए, देखिए जो मुनीर साहब हैं उनकी पूरी फैमिली अमेरिका में पहुंच चुकी है। हाँ। ये खुद बंकरों में घुसे हुए थे, जब तक भारत 4 दिन करता रहा तब तक तो निकले नहीं। उसके बाद निकल करके ये बात ये है कि $70 बिलियन जो इन्होंने लिया था चाइना से, वो तो हजम करके इनके बाजवा साहब और दूसरे बाजवा भाग गए। अब इनको पैसे चाहिए, अब उनको गोली खिला रहे हैं कि यहाँ आ जाइए, बलूचिस्तान में इतनी बड़ी चीजें हैं। अभी बताइए, बलूचिस्तान में इतनी बड़ी चीजें होता तो चाइना मूर्ख है क्या? वो तो जाकर के यदि अफगानिस्तान में वो कहता है कि पूरे खदान हम खरीद लेंगे, तो यहाँ क्यों नहीं करता? आज बात यह है कि मुनीर ने, जैसे इन्होंने बताया ना, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर तो कुछ पैसे ले लिए। ये यहाँ के 25 करोड़ जनता को समझनी चाहिए, और आपके माध्यम से आपको लोग सुनते हैं, यदि ये सुन रहे हैं, ये पूरे के पूरे उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये वहां के मोदी ने कह दिया आज कि हमारी जमीन की सिंचाई, जो हमारी पानी हमारी करेगी, यदि हम दुश्मन के जमीन की सिंचाई कर रहे हैं तो हम अपने देशों के साथ, अपने किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए ना, कहाँ ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अगर आज आप वाकई पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो दौड़ा दौड़ा कर मारिए मुनीर को, दौड़ा दौड़ा कर पीछा कर करके शहबाज को कॉलर पकड़ के पूछिए कि देश का सौदा क्यों कर रहे हो, हमारे देश के खनिज का सौदा क्यों कर रहे हो, वरना देर बहुत हो जाएगी। चीन ने पहले ही लूट लिया है, अब अमेरिका आ गया है, लुटते लुटते आप और कितने लूटने के लिए तैयार हैं? नॉर्थ कोरिया की इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बयान दिया गया है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है ही नहीं, ये तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, हमारे लिए, कि हम सुन के खुश हो जाएं एंड हम ना सवाल पूछें। एंड जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं वही हमें कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स देती हैं, तो हम क्या करें उसका। एंड एयर चीफ मार्शल की जो स्पीच थी, उसका जब प्रेस रिलीज आया
तो कहीं इन जेट्स के बारे में कि भाई पाकिस्तान के जेट्स हमने गिराए, इसके बारे में कुछ मेंशन भी नहीं है। एंड ऐसा पहली बार नहीं है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने कोई स्टेटमेंट दी हो जो गलत साबित हो गई हो। क्या ये सब दिया जा रहा है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए? आगे जाके पता चला कोई वॉर वगैरह भी छिड़ जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा कि क्यों छिड़ी। वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो कोई भी स्टेटमेंट दें तो वो एकदम पत्थर की लकीर ही होती है। एंड क्यों ना हो, क्योंकि जब भी हमेशा दिया है कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो पूरे ट्रैक रिकॉर्ड, पूरे प्रूफ के साथ दिया है, पूरे एविडेंस के साथ। कोई भी रीजन नहीं रहा है उनको डाउट करने का। पर जब हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर आके इस टाइप की स्टेटमेंट्स दें कि इंडिया ने 6 जेट गिराए पाकिस्तान के, एंड ये जो स्टेटमेंट है ये इन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी है, ये तो एक लेक्चर दे रहे थे बैंगलोर में, वहां पे दी है, सुन लीजिए। Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. सबसे पहले तो कोई भी ये कहेगा कि भाई एयर चीफ मार्शल ने बोल दिया इंडियन एयरफोर्स के पत्थर की लकीर है, ऑफ कोर्स सही है। पर डाउट इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ये जो भी स्टेटमेंट दी, सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं इसको सपोर्ट करने के लिए। इसलिए भाई मेरा तो ये ओपिनियन है कि चाहे सामने वाला जो भी हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, बिना किसी रीजनिंग के लिए तुमको कुछ भी बोले, बिना किसी एविडेंस के लिए कोई कुछ भी बोले, तो सवाल तो पूछना बनता है। खासतौर पे आजकल दुनिया में जो स्थिति है, हमारे देश में जो स्थिति है, ये ट्रस्ट मी ब्रो वाला फंडाना बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी हो। और खास तौर पे यहां पर क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 7 से 10 मई तक चला था। ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है हमारे एयर चीफ मार्शल ने, ये दी है 9 अगस्त को। एक और बहुत अहम चीज हुई थी 8 अगस्त को, इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, वो ये थी कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अलेज किया था कि वोटर चोरी हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कोई रिलेशन नहीं है, ये तो बस एक न्यूज थी 8 अगस्त की, आपको बतानी जरूरी थी। मई से अगस्त के बीच में, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से लेके ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है सर ने, क्या क्या हो चुका है पूरे टाइम दुनिया स्पेकुलेट करती रही, किसी ने भी नहीं छोड़ा भाई, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड लोग हों, क्रिएटर्स ही क्यों ना हो। इतने सारे इंटरनेशनल क्रिएटर्स हैं जिन्होंने दिन रात रोज के रोज ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वीडियोस बनाई। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिकन, चाइनीज, सब लोग इन्वॉल्व हो गए इसमें, ये पता लगाने किसके कितने जेट्स गिरे। तो जो इंटरनेशनल मीडिया और